गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे एमए फाइनल ज्योग्राफी की क्लासें चल रही हैं। एमए फाइनल ज्योग्राफी, एमए फाइनल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हमारा पेपर चल रहा है वो चल रहा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारा बिंदु चल रहा है वो बिंदु है राज्य। इसके अंतर्गत हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। राज्य यानी स्टेट, स्टेट्स। इस राज्य के अंतर्गत हमने अब तक सबसे पहले राज्य की मीनिंग को समझा कि राज्य का जो है क्या अर्थ होता है। राज्य के अर्थ के बाद में हमने राज्य की परिभाषाओं को समझा। राज्य की परिभाषाएं अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग समय अवधि के अंतर्गत जो प्रस्तुत की हैं, उन परिभाषाओं के बाद में हमने राज्य की विशेषताओं को जाना और राज्य की विशेषताओं को समझने के बाद में हमने राज्य के तत्वों के बारे में चर्चाएं चल रही थी। और हमारा लास्ट वीडियो जो हमने राज्य के तत्वों के बारे में आपको बताया था, उसी के अंतर्गत आज से यहीं से इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के प्रमुख तत्व, राज्य के तत्व, एलिमेंट ऑफ स्टेट। एलिमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत हमने बात जब की थी तो हमारे सबसे पहले ये बात की थी हमने राज्य के अंतर्गत जो प्रमुख जो तत्व हैं उसमें राज्य का भूभाग या क्षेत्र, इसके ऊपर हमने चर्चाएं की थी। उसके बाद हमने राज्य के लोग अर्थात जनसंख्या के बारे में चर्चाएं की थी। राज्य की जनसंख्या। उसके बाद में हमने राज्य की व्यवस्था के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सरकार के बारे में बात की थी। इन तीन प्रमुख तत्वों को हमने अध्ययन किया था। इन तीन प्रमुख तत्वों के अलावा कौन कौन से तत्व हैं, इनके ऊपर चर्चाएं करते हैं। हमने सबसे पहले राज्य के विशेषताओं के आधार पर यह जाना कि राज्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं जो राज्य के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका या अपना योगदान रखते हैं। राज्य के प्रमुख जो तत्व हैं जिनके अंतर्गत से सबसे पहले क्षेत्र आता है, फील्ड आता है, एरिया आता है, भूभाग आता है। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि किसी भी क्षेत्र के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि किसी भी राज्य का जो विकास होगा वो एक निश्चित भूभाग पर होगा, एक क्षेत्र में होगा। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जो है हमें जानकारी देता है कि किस प्रकार का भौगोलिक स्वरूप उस क्षेत्र का है, उसी प्रकार से राज्य का विकास होगा। परिणाम स्वरूप यहाँ अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें, किसी भी स्थान विशेष का, किसी भी भूखंड का अगर भौगोलिक क्षेत्र है तो वो उसके आकार पर निर्भर करता है, उसके विस्तार पर निर्भर करता है। उसके आकार और विस्तार के साथ साथ वहाँ
जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो है निर्भर करता है। परिणाम तो वहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, वहाँ की कृषि किस प्रकार की है, वहाँ का जो है खनिज संसाधन किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें इस क्षेत्र की, इस राज्य के विकास को सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका प्रदान करने में काम देती हैं। तो हमने ये देखा कि राज्य का जो असेंशियल एलिमेंट है, जो आवश्यक जो तत्व है, वो सबसे पहला आता है, वो उसका क्षेत्र आता है, क्योंकि क्षेत्र से ही इस राज्य का विकास होगा। और जो क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं, वो भौगोलिक परिस्थितियां या उसके धार्मिक परिस्थितियां या उसकी सामाजिक परिस्थितियां, वो उस राज्य के विकास पर निर्भर करती हैं, उनका प्रभाव राज्य पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हमने दूसरा जो एलिमेंट देखा, दूसरे एलिमेंट के अंतर्गत हमने पाया कि जो हमारे राज्य जो है उसके अंतर्गत जो लोग हैं या राज्य की जो जनसंख्या है, वो भी हमारा एक मेन एलिमेंट है स्टेट के अंतर्गत। मेन एलिमेंट अर्थात राज्य जो है उसके अंतर्गत लोग। हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि बिना लोगों के जो है किसी भी स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। अतः किसी स्थान विशेष पर अगर लोग उपस्थित नहीं होंगे तो वो राज्य नहीं माना जाता है। जिस प्रकार से क्षेत्र के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी तरह से लोगों के बिना राज्य की कल्पना भी संभव नहीं है। जो लोग होते हैं वो इस राज्य के लिए एक राज्य की शक्ति का कार्य करते हैं। उन लोगों के द्वारा, उन जनसंख्याओं के द्वारा जो राज्य के लोग हैं, वो राज्य जो होता है वो जनता के हितों के निर्णय के बारे में काम करता है। परिणाम स्वरूप ये जो राज्य की जो शक्ति होती है वो वहाँ की जनसंख्या या वहाँ के लोग होते हैं। परिणाम स्वरूप लोग जो होते हैं उसके आर्थिक विकास को करने का काम करते हैं। लोग जो होते हैं उसकी कृषि व्यवस्थाओं से जुड़े होते हैं, जिससे उस राज्य का विकास होता है। इसी तरह से जो हमारा तीसरा जो एलिमेंट था वो था राज्य की व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था जो सरकार है वो बिना सरकार के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत जो लोग निवास कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उन पर नियंत्रण करने का काम, उन पर नियमन करने का काम, उन्हें निर्देशित करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा होता है। राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है, वो शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इस राज्य के अंतर्गत जितने भी जो निर्णय लेने के काम हैं, जितने भी उसको नियंत्रित करने के काम हैं, वो सारे सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अर्थात लोगों के हितों के बारे में जानना, लोगों के निर्णयों के बारे में समझना, लोगों के जो है लिए कानून का जो निर्माण करना है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये जो हमारे राज्य की जो व्यवस्था है, इसलिए राज्य की व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो सरकार है राज्य की, वो भी एक असेंशियल एलिमेंट जो है स्टेट का माना जाता है। इन तीन प्रमुख जो हमारे तत्व हैं, इन तीन प्रमुख तत्वों के अलावा जो हमारा राज्य है वो अन्य एलिमेंट पर भी निर्भर करता है, जिसमें से पहला आता है राज्य संप्रभुता। राज्य जो है वो संप्रभुत्वशाली होना चाहिए। राज्य जो है वो संप्रभुत्वशाली होना चाहिए। अर्थात जो संप्रभुता का जो तात्पर्य होता है, संप्रभुता का तात्पर्य ये होता है कि राज्य का जो क्षेत्र है, उस राज्य के क्षेत्र में जो निवास करने वाले जो लोग हैं और राज्य की जो सीमाएं हैं, उन राज्य की सीमाओं तथा राज्य के लोगों पर उस राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जब ही जाकर वो राज्य जो है संप्रभुता का गुण दर्शाएगा। परिणाम स्वरूप कि राज्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो राज्य की संप्रभुता का तत्व माना जाता है। राज्य की संप्रभुता जो लोग तथा राज्य के क्षेत्र या राज्य की सीमाओं पर नियंत्रण को दर्शाने का काम करता है। संप्रभुता के परिणाम स्वरूप जो राज्य होता है, उस राज्य का जो है दूसरे राज्य के साथ संबंध को देखा जाता है कि राज्य का दूसरे राज्य के साथ किस तरह से संबंध है, राज्य का अपनी सीमाओं पर किस प्रकार का नियंत्रण है, साथ ही साथ राज्य का अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर किस प्रकार का नियंत्रण और नियमन का कार्य किया जाता है। अतः राज्य जो है वो एक संप्रभुत्वता का जो है गुण या तत्व रखता है।
तो ये राज्य के जो तत्व हैं, उन राज्य के तत्वों में राज्य का संप्रभुता का भी एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसके अलावा राज्य का आर्थिक कारक, राज्य के आर्थिक तत्व, अगर हम आर्थिक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक तत्व जो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किसी भी राज्य के विकास के लिए आर्थिक तत्वों की होना, आर्थिक तत्वों का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य का जो विकास होता है वो इन्हीं आर्थिक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। और जो हमारा आर्थिक जो विकास होगा, किसी राज्य का जो आर्थिक विकास होगा, उस आर्थिक विकास के अंतर्गत वहाँ स्थित जो हमारे खनिज संसाधन हैं, साथ ही साथ वहाँ स्थित जो उद्योग हैं, साथ ही साथ वहाँ जो हमारा व्यापार जो किया जा रहा है, जो हमारे ये आर्थिक तत्वों से जो क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, चाहे वो हमारे खनिज से जुड़ी हों, चाहे हमारे उद्योगों से जुड़ी हों, चाहे हमारे वो व्यापार से जुड़ी हों, ये सारी चीज़ें राज्य के लिए एक आर्थिक जगत का निर्माण करती हैं। अर्थात राज्य जो होता है उसके अंतर्गत बड़े बड़े आर्थिक केंद्र स्थल पाए जाते हैं। अर्थात राज्य के अंतर्गत बड़े बड़े जो आर्थिक जो केंद्र हैं, उन आर्थिक केंद्रों से राज्य को जो है आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। उन आर्थिक केंद्रों को राज्य के द्वारा परिवहन के माध्यम से, सड़क मार्गों के माध्यम से या परिवहन के माध्यम से जोड़ने का कार्य जो है किया जाता है। इसलिए राज्य का जो आर्थिक जो कारक है वो भी एक महत्वपूर्ण जो है तत्व या माना जाता है। जो आर्थिक क्रियाएं जो राज्य संपन्न कर रहा है, वो आर्थिक क्रियाएं वो किस तरह से राज्य के विकास पर जो है निर्भर करती हैं, ये आर्थिक तत्व के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद में जो राज्य की जो संचार और परिवहन की जो व्यवस्था है, संचार और परिवहन का जो कारक है, संचार तथा परिवहन, संचार और परिवहन का जो एलिमेंट है वो भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है कि जो हमारे राज्य का जो क्षेत्र है, उस राज्य के क्षेत्र में स्थित जो लोग हैं, उन लोगों के आवागमन के लिए तथा उन लोगों के विचारों को तथा उन लोगों की वार्तालापों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए या उनका आदान प्रदान करने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए हमें संचार और परिवहन की आवश्यकता है। राज्य का अगर विकास करना है और राज्य को विकास की चरम सीमा पर पहुंचाना है तो हमारे राज्य के संचार की जो व्यवस्थाएं हैं और जो परिवहन का जो व्यवस्थाएं हैं, जो हमारा ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है और जो हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, इन दोनों ही सिस्टमों का अत्यधिक मजबूत होना राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात राज्य के अंतर्गत अगर संचार व्यवस्था अगर मजबूत नहीं होगी तो राज्य का जो है आर्थिक जगत से या व्यापारिक जगत से जो जुड़ाव होगा वो कम हो जाएगा। संचार व्यवस्था अगर प्रभावी होगी तो संचार व्यवस्था के परिणाम स्वरूप एक राज्य दूसरे राज्य से संचार के माध्यम से अपना जो व्यापार करता है वो मजबूत होगा। इसी तरह से राज्य के परिवहन तंत्र को अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अगर हम मजबूत रखेंगे तो राज्य का जो परिवहन है, जो राज्य के अंतर्गत स्थित जो आर्थिक जो केंद्र हैं, उन आर्थिक केंद्रों को परस्पर जोड़ने का जो काम करते हैं, वो हमारे व्यापार को, वो हमारे आर्थिक जगत को बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे राज्य को आर्थिक शक्ति प्रदान होगी, आर्थिक लाभ मिलेगा और हमारे राज्य का विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। परिणाम ये हुआ कि हमने इन राज्य के तत्वों के बारे में जो चर्चाएं की हैं, उन राज्य के तत्वों के अंतर्गत जो राज्य के प्रमुख जो तत्व हैं, वो राज्य के प्रमुख तत्वों में पहला जो तत्व हमारा क्षेत्र आता है या भूभाग आता है। दूसरा जो हमारा तत्व है वो वहाँ की जनसंख्या या लोग आते हैं। तीसरा जो तत्व है वो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था आती है कि राज्य के अंतर्गत किस प्रकार का अरेंजमेंट है, अर्थात वहाँ किस प्रकार की गवर्नमेंट आती है, सरकार है।
इसके अलावा कि राज्य जो है उसके अंतर्गत संप्रभुता भी होनी चाहिए। राज्य के अंतर्गत संप्रभुता का तात्पर्य मैंने आपको बताया कि जिस क्षेत्र में राज्य फैला हुआ है, जिस सीमाओं में राज्य फैला हुआ है, उन सीमाओं पर तथा उसमें रहने वाले लोगों पर उसका पूर्ण एकाधिकार होना चाहिए, ये संप्रभुता के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ जो राज्य का आर्थिक जो तत्व है या कारक हैं, उसके अंतर्गत जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हमारे राज्य को शक्ति प्रदान करने का काम करती हैं, जिसमें हमारी खनिज संसाधन है, हमारे उद्योग हैं, हमारा व्यापार जगत है, ये सारे हैं वो हमारे आर्थिक तत्व के अंतर्गत जो हैं राज्य के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ संचार और परिवहन अर्थात कम्युनिकेशन तथा हमारा ट्रांसपोर्ट, ये भी जो है राज्य के लिए, ये भी स्टेट के लिए एक असेंशियल जो है एलिमेंट माने जाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी राज्य का अगर विकास करना है तो हमारे ये दोनों सिस्टम, संचार और परिवहन, दोनों ही तंत्रों का मजबूत होना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह से हमने हमारा जो टॉपिक था वो था राज्य के तत्व, इसको हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का वर्गीकरण। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है राज्यों का वर्गीकरण। राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, क्लासिफिकेशन और ऑफ स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट को हमने कुछ तथ्यों के आधार पर जो है राज्यों को बांटने की बात की है, चाहे वो उसका भौगोलिक स्वरूप हो राज्य का, या उसका राजनीतिक स्वरूप हो, या एक पर्टिकुलर भूगोलवेत्ता के द्वारा राज्यों का बंटवारा किया गया है। अगर हम राज्यों के क्लासिफिकेशन की अगर चर्चाएं करते हैं तो राज्यों के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो राज्य का क्षेत्रीय जो स्वरूप होता है, उस क्षेत्रीय स्वरूप के आधार पर भी राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। वहाँ स्थित भौगोलिक कारकों के आधार पर भी उसका वर्गीकरण किया गया है। साथ ही साथ वहाँ की राजनीतिक आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो अगर हम राजनीतिक स्तर से अगर चलते हैं तो सबसे पहले राजनीतिक आधार पर अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो राजनीतिक आधार पर क्लासिफिकेशन नंबर 1 अगर हम इसकी बात करते हैं तो राजनीतिक आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। अगर हम राजनीतिक स्तर पर राज्यों का अगर वर्गीकरण देखते हैं तो हम राज्यों को राजनीतिक स्तर पर अगर हम वर्गीकरण देख रहे हैं तो हम राज्यों को नंबर 1 धर्म के आधार पर मानते हैं, तो धर्म आधारित राज्य, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म आधारित और धर्मनिरपेक्ष राज्यों के बारे में हम जानते हैं। तो ये राजनीतिक आधार पर हमने जो धर्म के आधार पर राज्यों को बांटा गया है, तो हमारे कुछ राज्य जो होते हैं वो धर्म आधारित होते हैं, जिनके अंतर्गत धर्म विशेष को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, जैसे मुसलमान राज्य हैं या मुसलमान देश हैं, या हमारे हिंदू हैं या हमारे ईसाई हैं। ये इस तरह से धर्म आधारित अर्थात यहाँ धर्म विशेष को महत्वता दी गई है। बल्कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं, वहाँ सभी धर्मों को समानता मानी जाती है, सभी धर्मों को समान अधिकार दिया गया है।
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंतर्गत हमारा भारत जो है वो एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि भारत के अंतर्गत सभी राज्यों के अंतर्गत जो है सभी धर्मों को समानता का अधिकार प्राप्त है। परिणाम स्वरूप ये जो हमारा राजनीतिक आधार जो हमने इनका बांटा है, उस राजनीतिक आधार में अगर हम पहला बिंदु अगर देखें तो राजनीतिक पहले बिंदु के अंतर्गत अगर हम धर्म के आधार पर अगर हम राज्यों का बंटवारा करें तो उसमें पहला आता है धर्म पर आधारित। हिंदू धर्म हो सकता है, मुस्लिम धर्म हो सकता है, ईसाई धर्म हो सकता है, बौद्ध धर्म हो सकता है, जैन धर्म हो सकता है। इन धर्म के आधार पर हमने राज्यों का जो है बंटवारा कर रखा है। साथ ही साथ ऐसे भी राज्य हैं जहां सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया है, वो सारे राज्य जो हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से कि जो हमारा राज्य के ऊपर शासन करने वाला जो शासक होता है, उस शासक के आधार पर अगर हम राज्यों की अगर हम बात करें, शासक के आधार पर अगर हम बात करें, जो राज्य के अंतर्गत जो शासक होता है, जो राजा होता है, उस शासक के आधार पर अगर हम राज्यों के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो कुछ परतंत्र होते हैं, कुछ स्वतंत्र होते हैं, कुछ तानाशाही होते हैं। प्रजातंत्र राज्य देखने को मिलेंगे, राजतंत्र राज्य देखने को मिलेंगे, तानाशाह राज्य देखने को मिलेंगे। ये राज्य का जो शासक है, उस राज्य के शासक के आधार पर अगर हम राज्यों का बंटवारा देखें तो हम यह पाते हैं कि राज्यों के शासकों के आधार पर जो हमारे राज्यों का जो बंटवारा किया है, उसमें से राजतंत्र अर्थात वहाँ एक विशेष सरकार का, विशेष राजा का जो है सहयोग का योगदान है। प्रजातंत्र जहाँ जो पूरा का पूरा शासन है वो जनता के अनुसार, प्रजा के अनुसार है। इसके अलावा तानाशाह, यहाँ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो अधिकार किया जाता है वो तानाशाह के अंतर्गत आता है। परिणाम यह हुआ कि जो शासक है, उस शासक के आधार पर हमने राज्यों का जो बंटवारा किया है, तो शासक के आधार पर जो राज्य के अंतर्गत जो शासन कर रहा है, उस राज्य के अंतर्गत जो शासक है, उस राज्य का जो राजा है, उस राज्य के शासक के आधार पर जो हमने राज्यों का बंटवारा किया है, जिसमें प्रजातंत्रात्मक राज्य, फिर उसके बाद में राजतंत्र, उसके बाद में तानाशाह राज्य। तानाशाह राज्य में एक व्यक्ति विशेष के द्वारा शासन किया जाता है। राजतंत्र के अंतर्गत एक सरकार के द्वारा शासन किया जाता है। प्रजातंत्र के अंतर्गत लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। इस तरह से हमने इस राजनीतिक आधार के अंतर्गत जो राज्यों का बंटवारा किया है, उसमें अगर हम आगे अगर हम बात करें कि राज्यों के अंतर्गत शासन के विभाजन को अगर देखा जाए कि इन्हीं शासनों के आधार पर जो हमारे शासन किए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत हम अगर बंटवारा देखें तो इसमें हमारा आगे संघीय राज्य तथा एकात्मक राज्य, इसी के अंतर्गत आगे अगर हम बात करेंगे तो शासन जो करने वाले राज्य हैं, उनके अंतर्गत जो हमारा अगला जो आएगा बिंदु, राज्यों के शासन के विभाजन के आधार पर, राज्यों के शासन के आधार पर संघीय, एकात्मक राज्य और संघीय राज्य। एकात्मक राज्य और संघीय राज्यों का जो क्लासिफिकेशन किया है हमने, वो हमारा राज्यों के जो है शासन के आधार पर किया है। इस तरह से राजनीतिक आधार पर हमने जो है धर्म के आधार पर धर्म आधारित राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा शासक जो होते हैं, उन शासकों के आधार पर जो हमारा राजतंत्र है, जो हमारा प्रजातंत्र राज्य है, तानाशाह राज्य है। इसके अलावा जो हमारा शासन है,
कि राज्यों का शासन किस प्रकार का है, संघीय राज्य है या हमारा एकात्मक राज्य है, इनका बंटवारा किया है। इसके अलावा हमारा जो कार्यपालिका है, राज्यों की जो कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के आधार पर भी हम जो है राज्यों का बंटवारा करते हैं कि कार्यपालिका के आधार पर जो राज्य हमारा संसदीय राज्य है या किस प्रकार की जो कार्य व्यवस्था है, कार्यपालिका है, वो हमारे राज्यों का किस तरह से कार्यों को पूरा करता है। तो राजनीतिक आधार पर हमने धर्माधारित, धर्मनिरपेक्ष, साथ ही साथ एकात्मक राज्य, संघीय राज्य, प्रजातंत्र राज्य, जनता राजतंत्र, तानाशाह राज तथा संसदीय राज्यों के बारे में जाना। अब दूसरा जो मुद्दा जो हमारे राज्यों के क्लासिफिकेशन का आता है, दूसरा जो पहलू जो हमारा स्टेट का जो क्लासिफिकेशन का आता है, वो आता है जो हमारा राज्य है उसका भौगोलिक स्वरूप, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक आकार। अगर हम दूसरा पहलू की अगर हम बात करते हैं तो भौगोलिक, राज्य की भौगोलिक स्थिति, राज्य का भौगोलिक आकार, इन राज्य की भौगोलिक स्थिति और राज्य की भौगोलिक स्थिति और आकार, विस्तार, राज्य का भौगोलिक आकार, स्थिति, विस्तार, इसके आधार पर हमने जो राज्यों का बंटवारा किया है, उस आधार पर हमने स्थिति के आधार की अगर हम बात करें तो हमने जो हमारे राज्य हैं जिनको हमने सामुद्रिक राज्य या महाद्वीपीय राज्य, जो हमारी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, अगर वो हमारे समुद्र के समीपवर्ती भागों में है तो सामुद्रिक राज्य, और वो अगर हमारे महाद्वीप में स्थित हैं तो महाद्वीपीय राज्य। आकार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे, जैसे हमने समुद्री स्थिति की बात की तो एक सागरीय राज्य, द्विसागरीय राज्य, बहुसागरीय राज्य, जो एक तरफ सागर है, किसी राज्य के दो तरफ सागर है, किसी तरफ के चारों तरफ सागर है। परिणाम यह हुआ कि भौगोलिक स्थिति, आकार और विस्तार के आधार पर हमने राज्यों का बंटवारा किया। कि क्षेत्र का अगर विस्तार अगर हम बात करते हैं, क्षेत्र के अगर विस्तार की हम बात करते हैं तो हम राज्यों को 5 भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हमारा अति वृहद राज्य, अति वृहद राज्य। दूसरा आता है हमारा, ये हमारे विस्तार के आधार पर है, क्षेत्र विस्तार के आधार पर, क्षेत्र विस्तार। क्षेत्र विस्तार की अगर हम बात करते हैं और राज्यों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें पहला आता है अति वृहद, दूसरा आता है वृहद राज्य, तीसरा जो हमारा आता है वो मध्यम राज्य, फिर हमारा आता है, चौथा आता है छोटा राज्य, फिर आता है हमारा अति छोटा राज्य, अति छोटा राज्य। इस तरह से हमने जो हमारा क्षेत्रीय जो विस्तार है, उस क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हमने राज्यों का बंटवारा किया है। अति वृहद राज्य के अंतर्गत रूस और कनाडा, अति वृहद राज्य के अंतर्गत रूस और कनाडा जो हमारे सबसे बड़े राज्य हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारा उदाहरण दिया है वो दिया है रूस और कनाडा का। और अगर जो वृहद राज्यों की बात करते हैं तो वृहद राज्यों के अंतर्गत फ्रांस है, मैक्सिको, ये हमारे वृहद राज्यों के अंतर्गत आते हैं। मध्यम प्रकार के अगर राज्यों की बात करते हैं तो जिसके अंतर्गत हमारा ब्रिटेन, पोलैंड, ये हमारा जो है मध्यम प्रकार के राज्यों के अंतर्गत आते हैं। छोटे राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो हमारा नीदरलैंड जो है हमारे छोटे राज्यों के अंतर्गत आता है। अति छोटे राज्यों की बात करते हैं तो इजराइल है, कंबोडिया है, ये हमारे अति छोटे राज्यों के अंतर्गत आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात कर रहे थे,
अगर वो सामुद्रिक स्थिति है या स्थलीय स्थिति है तो हमने उन राज्यों का बंटवारा किया कि वो हमारे महाद्वीपीय राज्य हैं या हमारे सामुद्रिक राज्य हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमने उन्हें सामुद्रिक राज्य या महाद्वीपीय राज्यों में बांटा। फिर हमने उसके आकार की अगर हमने बात की तो किस आकार के अंतर्गत हैं। अगर उनके सागर एक तरफ है तो वो एक सागरीय राज्य हैं, दो तरफ अगर सागर मौजूद है तो वो द्विसागर हैं, अगर उनके चारों तरफ सागर है तो वो बहुसागरीय राज्यों की संज्ञा दी। अगर हम उसके एक्सटेंशन की बात करते हैं, उस क्षेत्र के विस्तार की बात करते हैं, तो उस क्षेत्र के विस्तार के आधार पर हम राज्यों का जो वर्गीकरण करते हैं तो उसमें सबसे अति वृहद राज्यों की बात करते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जिसके अंतर्गत रूस और कनाडा। उसके बाद में हम वृहद राज्यों की बात करते हैं तो उसमें हमारा फ्रांस और मैक्सिको। उसके बाद में हम मध्यम प्रकार के राज्यों की बात करते हैं जिसके अंदर हमारा ब्रिटेन और पोलैंड। इसके बाद में हम छोटे राज्यों की बात करते हैं जिसके अंतर्गत हमारा नीदरलैंड, और अति छोटे राज्यों की बात करते हैं तो उसमें हमारा इजराइल और कंबोडिया। ये जो है हमने इन 5 भागों में, इस क्षेत्र विस्तार के आधार पर हमने इन 5 भागों में राज्यों का बंटवारा किया है। इसके बाद में अगर हम आकार की बात करते हैं, यहाँ हमारे सामने अब तक स्थिति की बात हुई, स्थिति के बाद में विस्तार की बात हुई। अगर हम आकार की बात करें, आकार की अगर हम बात करते हैं, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण। तो आकार के आधार, नंबर 1 हमारा विस्तार हो गया, नंबर 2 हमारा आकार हो गया, और स्थिति के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था कि स्थिति के आधार पर वो हम ये देखते हैं कि वो सामुद्रिक है या फिर वो स्थलीय है। तो सामुद्रिक राज्य और महाद्वीपीय राज्य, स्थिति के आधार पर 2 देखे, सामुद्रिक राज्य और दूसरा देखा महाद्वीपीय राज्य। स्थिति के आधार पर हमारे 2 सामुद्रिक तथा महाद्वीपीय राज्य, विस्तार के आधार पर ये 5, और आकार के आधार पर अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो आकार के आधार पर लंबा राज्य, संयुक्त लंबाकार, संयुक्त, विस्फोटाकार, विच्छिन्नाकार, लंबाकार राज्य की बात करी, विस्फोटाकार, भेदनाकार। ये हमारी आकार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया, जिसमें से हमारा इटली, नॉर्वे, चिली, इटली, नॉर्वे, चिली, ये जो हैं हमारे लंबाकार राज्य हैं जो लंबे आकार में फैले हुए हैं। अगर हम संयुक्त राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्यों के अंतर्गत हमारा बेल्जियम, हंगरी, बेल्जियम, और अगर हम विस्फोटाकार राज्यों की बात करते हैं तो हमारा थाईलैंड और वर्मा, थाईलैंड, ये हमारे विस्फोटाकार रूप में फैले हुए हैं। अगर हम विच्छिन्नाकार अगर राज्यों की बात करते हैं तो विच्छिन्नाकार राज्यों के अंतर्गत जापान, और अगर भेदनाकार की बात करते हैं तो बसुतोलैंड। ये जो हमारे आकार के आधार पर हमने जो राज्यों का बंटवारा किया है उसके अंतर्गत लंबा आकार इटली, नॉर्वे, चिली का, संयुक्त आकार हंगरी, बेल्जियम का, विस्फोटाकार आकार वर्मा, थाईलैंड का, और विच्छिन्नाकार आकार जो है जापान का, और भेदनाकार जो आकार है बसुतोलैंड का। ये हमने भौगोलिक जो हमारी स्थिति
जो हमारे राज्यों का जो बंटवारा किया है, उस राज्यों के बंटवारे को हमने भौगोलिक आधार पर बांटा है, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राज्यों का क्लासिफिकेशन किया है। और भौगोलिक आधार पर सबसे पहले हमने स्थिति के आधार पर सामुद्रिक राज्य तथा महाद्वीपीय राज्य 2 राज्य भागों में बांटा। आकार के आधार पर हमने इसको लंबाकार, संयुक्ताकार, विस्फोटाकार, विच्छिन्नाकार और भेदनाकार। इसी प्रकार से विस्तार के आधार पर हमने इन्हें अति वृहद्राज, वृहद्राज, मध्यराज, मध्यम राज, छोटे राज, अति छोटे राज के रूप में इनका विभाजन किया है। इस तरह से हमने जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 2 बड़े पहलुओं के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण देखा, एक राजनीतिक आधार पर और एक भौगोलिक दशाओं के आधार पर। राजनीतिक आधार पर हमने सबसे पहले ये देखा कि जो हमारा राज्य है वो किस प्रकार से शासक के आधार पर राज्यों को देखा। उसमें हमने राजतंत्र को देखा, प्रजातंत्र को देखा, तानाशाही को देखा। साथ ही साथ वहाँ जो हमारा शासन है राज्यों का वो एकात्मक है या संघीय राज्य है, उस आधार पर उसका वर्गीकरण किया। साथ ही साथ हमने जो हमारे धर्म के आधार पर देखा तो वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्म आधारित राज्य है। अर्थात राजनीतिक स्तर पर हमने राज्यों का बंटवारा देखा, विभाजन देखा। उसके बाद में जो भौगोलिक जो हमारी दशाएं हैं उसके आधार पर हमने स्थिति, आकार और विस्तार के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण देखा। इसके बाद में राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया है वो भूगोलवेत्ताओं के द्वारा किया गया है। वो कौन कौन से भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने उनका वर्गीकरण किया है, तो इसके अंतर्गत फाल्केनबर्ग भूगोलवेत्ता हैं। उन फाल्केनबर्ग भूगोलवेत्ता ने जो चक्रीय जो परिक्रम है या चक्रीय जो परिकल्पना है, साइकिल जो हाइपोथेसिस है, उस साइकिल हाइपोथेसिस के आधार पर जो राज्यों का जो वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत उन्होंने उसकी युवावस्था, उसके बाद में उसकी बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाओं के अंतर्गत जो है फाल्केनबर्ग साहब ने इनका वर्गीकरण किया है। तो ये हमने आज राज्यों के वर्गीकरण का यूनिट जो है, टॉपिक जो है आपके सामने रखा है। धन्यवाद।